हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं बात करूंगा प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है, इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है ना, आसानी से समझ सकता है। इतनी बुरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दूंगा कि कोई भी स्टेप छोड़ूंगा नहीं कहीं से भी, वरना तुम देख लेना। ठीक है, इसके बाद भी यदि तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को ना पीछे जाके एक बार स्किप करके दोबारा देखना। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं अब प्रश्नावली 1.2 की। इसका क्वेश्चन नंबर पहले देखो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक करके सबको हल करेंगे। तो पहले हम इस वाले की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले वहाँ देखो, वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड जो करने हैं हमें अभाज्य संख्याओं से करने हैं, अभाज्य संख्याओं से करने हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें सिर्फ या तो एक से भाग जाता है या स्वयं से जाता है, अदर से नहीं जाता। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें एक से भाग भी चला जाता है, स्वयं से भी चला जाता है और अदर से भी चला जाता है। वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अभाज्य संख्याएं 7 है। अगर हम 7 में एक का भाग लगाएंगे चला जाएगा, 2 का लगाएंगे नहीं जाएगा, शेषफल बच जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, शेषफल बच जाएगा, 4 का भी नहीं आ सकता, शेषफल बच जाएगा, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का पूरा चला जाएगा। समझ गया ना? तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें सिर्फ या तो एक से भाग जाता है या फिर स्वयं से जाता है। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसने कंडीशन रख दी है एक, कि हमको जो गुणनखंड करने हैं ना वो अभाज्य करने हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं से करने हैं। ये सब हमारी अभाज्य संख्या होती है, ये वाली, ये समझ रहे हो ना? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किन को कीजिए? ये सब, इनके जो गुणनखंड करने हैं वो अभाज्य संख्याओं से करने हैं। मैं तुम्हें रटवाऊंगा कुछ में, मैं तुम रट्टू तोता नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। एक सवाल समझ लिया ना सही से, सारे सवाल खुद पे खुद कर लोगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से, तो 2 3 5 7 11 13 17 इनसे करना है, ना कि भाज्य संख्याओं से करना है। बात समझ में आ रही है ना? भाज्य से नहीं करना, अभाज्य संख्याओं से करना है। सोच लो, समझ लो, इससे करना है, इससे नहीं। सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। जैसे 2 का नियम है, 2 है यहाँ पे, हम देखेंगे कि लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 ये सब तुम्हें संख्या के लास्ट में मिले ना, तो समझ जाना उस संख्या में 2 से भाग जाएगा। अगर संख्या के अंत में 0 2 4 6 मिले तो आप समझ जाना वो संख्या हमारी 2 से कटेगी। तो देखो 0 आ रहा है तो 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं इसे 7 बार, 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बार। अब फिर 0 आ गया, इसका मतलब 0 देखो हमारा 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो काटो 2 से 3 बार, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ गया, अब क्या करें? क्लास छोड़ के भाग जाए यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है, अगर संख्या के अंत में 5 दिखाई दे तो वो संख्या 5 से कटेगी। 5 का नियम क्या कहता है? 5 से संख्या कब कटती है? 5 से संख्या कब कटती है? 5 से संख्या तब कटती है जब संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए। तो देखो 5 आ रहा है, ठीक है। 5 से संख्या जब कटेगी जब किसी संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए, तभी 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। फिर सुनो, 5 से संख्या तब कटती है जब अंत में या तो 0 आए या 5 आए, तभी कटेगी। तो काटो 5 से इसको, 5 सत्ते 35, 7 से ये 1 बार, ठीक है, कट गया। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं, ये आए हैं 2 गुणा 2 5 गुणा 7 आंसर। ठीक है, आपको रटना नहीं है,
सिर्फ समझना है। रट्टू तोता बन जाओगे तो रट्टे ही रहोगे। इतनी बुरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का कि आने वाले तुम जितने भी क्वेश्चन है ये वाले, ये सारे निकाल दोगे। समझ लो फिर दोबारा। वो कह रहा है, कंडीशन उसने एक रख दी है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये जो गुणनखंड करने हैं ना, ये वाले गुणनखंड, ये अभाज्य संख्याओं से करने हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी ये होती है, ये वाली, ये का मतलब है ये का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं का जाएगा। वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं। उन्हीं संख्याओं से हमें ये काटनी है। अब देखो 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। अगर तुमने भाज्य संख्या से कुछ काट दिया, जैसे कि 4, 6, 8 से इसको काटने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने शर्त ऐसी रख दी है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं से इसको काटना है, अभाज्य संख्याओं से इसको काटना है। ठीक है, ये तो करा दिया। इसको देखो 156। फिर देखो वही लास्ट में कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब ये आ रहा, 2 से कट जाएगी। अगर संख्या के अंत में ये सब तुम्हें देखने को मिले, ये सारी संख्याएं, इसका मतलब समझ जाना 2 से कटेगी। समझ जाओ, 6 आ रहा है, 2 से कटेगी, काटो 2 से। 7 बार 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 8 बार 8 आ गया, ये दो, काटो इसको 2 से। 3 बार 18 हो जाएगा, 9 बार। अब यहाँ पे 9 आ गया। अब क्या करें, भग जाए यहाँ से, भग जाए? नहीं, देखो लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब भाई 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि 9 आ रहा है। 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम ये कहता है कि अगर अंकों को जोड़ो, मतलब अंकों को जोड़ो। 3 का नियम ये कहता है अंकों को जोड़ो। तो ये 9 है, ये 3 है, इनको जोड़ दिया, 12 हो गए। अगर 12 में 3 का भाग पूर्णतः चला जाएगा, पूरा, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 3 से कटेगी। तो देखो 9 और 3 12। अब 12 में हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 से कटेगी। तो वही तो कह रहा है अंकों को जोड़ो। 3 के नियम में क्या होता है, अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 3 से भाग करो। अगर पूर्णतः चला जाए, इसका मतलब समझ जाओ वो संख्या 3 से कटेगी। तो 9 और 3 12, 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा पूर्णतः। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बचा, 13 से एक बार कटेगा। अब इस संख्या के जो गुणनखंड आए हैं, 156 के जो गुणनखंड आए हैं, वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। आंसर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला। इसमें कितना है, 38 25। भाई लास्ट में देखो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से तो कटेगी नहीं। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 3 से यदि उनमें डिवाइड चला जाता है पूर्णतः तो 3 से कटेगी। तो जोड़ के देखो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 3 का भाग 18 में चला जाएगा, इसका मतलब ये 3 से कटेगी। काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से काट के जोड़ो, 5 7 12 और 2 14, 14 और 1 15। 3 से 15 कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। फिर से देखो 5 और 2 7 और 4 11। भाई 3 से 11 तो नहीं कटता, इसका मतलब क्या करें, काटेंगे नहीं 3 से। 3 के बाद कौन सी आएगी, 4, जबकि 4 हमारी कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या से हमको नहीं काटना क्योंकि वो अभाज्य के लिए बोल रहा है। अगर तुमने काट भी दिया ना ज़बरदस्ती तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखो। लास्ट में आ रहा है 5, लास्ट में 5 आ रहा है, हीरा 5 से कटेगा। काटो, 5 8 40, 2 बचे 25, 55 25। फिर से 5 आ गया, 5 से काटो, काटो 5 से। 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35।
और 17 17 एक बार काट दो। ठीक है, अब कितने इसके वो आए गुणनखंड, 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल, ये वाला उतारो वहां से। काटो काटो, लास्ट में क्या रहा है 5। यदि संख्या के अंत में 5 आता है 5, इसका मतलब वो संख्या 5 से कटेगी, तो काटो 5 से। 5 एकम 5, 5 का भाग 0 में लगाओगे तो 0 बार, 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 के बाद 5 में 1 बार। अब देखो, अब तो 1 आ रहा है, अब तो कटेगी नहीं 5 से, क्योंकि 5 के नियम में क्या होता है, लास्ट में ये 0 और 5 दिखाई दे 5 से काट दो। लेकिन अब तो 1 आ रहा है, अब तो कटेगी नहीं, 2 से भी नहीं कट सकती, क्योंकि 2 देखो 2 का नियम क्या कहता है, ये सब दिखाई दे काट दो, मत काटो मर जाओगे। अब 3 का नियम लगाओ, 3 का नियम लगाओ, 3 का नियम क्या कहता है, 1 और 1 2, 2 और 3 का भाग 2 में लगाओ, जाएगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी। 4 से तुम काट नहीं सकते, मार जाओगे पट्टे करके, क्योंकि 4 हमारी भाज्य संख्या होती है, 5 से कटेगी ही नहीं, 5 से कटेगी नहीं। देखो लास्ट में 6 से काट नहीं सकते, क्योंकि 6 हमारी भाज्य संख्या होती है, देखो ये रही। 7 से देखो, फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 7 तिया 21। फिर से देखो 7 से कटेगी नहीं, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, कटेगी नहीं। 8 से हम नहीं काट सकते, 8 हमारी भाज्य संख्या होती है, 9 से भी नहीं काट सकते, भाज्य होती है, 10 से भी नहीं काट सकते, भाज्य होती है। 11 से देखो, फिर 11 से देखो, 11 से देखो, 11 एकम 11, 3 बचेंगे 33 हो जाएंगे, 11 तिया 33, ये लो कट गई। और 13 एकम 13, तो इसके क्या आए गुणनखंड, इस संख्या के जो गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 आंसर। अब अगला देखेंगे, ये वाला उतारो इसको, 7429। ठीक है भाई, 2 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 9 देखो 9 आ रहा है। 2 के नियम में क्या होता है, यदि ये संख्या दिखाई तो काट दो 2 से, तो ये तो है ही नहीं, 9 आ रहा है। 3 का क्या कहता है, अंकों को जोड़ो, 9 और 3, 9 और 3 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 का भाग 22 में 3 का भाग जाता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा 3 के बाद 4 का देखो, 4 भाज्य होती है, उससे काटेंगे नहीं, या काट भी दिया तो मार जाओगे पट करके, अभाज्य बोल रहा है। 5 से कटेगी नहीं, लास्ट में 9 आ रहा है, क्या आना चाहिए 0, या यदि 5 होगा तो 5 से कटेगी। अच्छा 6 से काट नहीं सकते, भाज्य होती है। 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं, यानी कि 0, 42, 7 छिंग 42, 9 उतार लेंगे नहीं कटेगा, शेष में मिल जाएगा 2। 8 से काट नहीं सकते, भाज्य होती है। 9 से नहीं काट सकते, भाज्य 10 से नहीं काट सकते। 11 से काट के देख लो, 11 छक्के 66, कितना बचेगा 8, 82 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 77 और 82, 5 बचे, कितने 59 हो गए, नहीं काटेगा। 13 से देखो, 12 से हम काट नहीं सकते, 12 हमारी कौन सी होती है, बोलो 12 हमारी कौन सी होती है, भाज्य होती है, नहीं काट सकते। 13 देखो, 13 हमारी अभाज्य में आती, काट के देखो। 13 पंजे 65, कितना बचेगा यहाँ से 9, 92 हो जाएंगे। 13 सत्ते 91, 1 बचा 19 हो जाएंगे, नहीं कर सकता। 13 के बाद फिर 17 आती है, 17 से देखो, 17 से काटो, 17 चौका 68, कितने बचेंगे 17 चौका 68, 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे, कितने 62। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितने बचेंगे यहाँ से 11, 11 यहाँ जुड़ जाएंगे, 119 हो जाएंगे। और 17 सत्ते 119, 7 बार। ठीक है, अब देखो किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा,
नहीं कटेगा। 19 से देखो, 19 से कट जाएगा, काटो। 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57 हो जाएगा। 19 तिया 57, 23 से एक बार कट गया सारा। इसको देखो क्या है इसके गुणनखंड, 7 4 2 9 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ये एक युग्म दे रखा है जोड़ा संख्याओं का, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जोड़ा दे रखा है दो संख्याओं का, इनसे हमें क्या प्राप्त करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, जब हम इन दोनों से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, इन दोनों संख्या को गुणा करके बराबर, और जो हमने निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करके, दोनों यदि हम बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारी जांच ठीक है। अनबैलेंस होए तो गलत है। देखो कैसे करेंगे इसको, करो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। दो संख्या दे रखी है हमारी 26 91, इनके गुणनखंड करेंगे पहले हम। भाई 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, काटो। 2 एकम 2, इसको काटो 3 बार, 13 से ये एक बार। इसके जो गुणनखंड आए किसके, 26 के, वो आए 2 गुणा 3। ठीक, अब इसके करेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में एक आ रहा है। 3 से देखो, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो 10 हो रहे हैं, 3 का भाग 10 में जाएगा नहीं, नहीं कटेगा। 4 से कट नहीं सकता, एक आ रहा है। 5 से बिल्कुल नहीं कट सकता, 5 के नियम में क्या होता है, लास्ट में यदि 0 5 हो तो 5 से कट जाएगा। अच्छा, 6 से नहीं कट सकता, 7 से देखो, 7 एकम 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, और 13 एकम 13। 91 के जो गुणनखंड आए वो आए 7 गुणा 13। इतना काम करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं से। ठीक है, जो कॉमन होता है, अब देखो कॉमन 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ तो नहीं है, 13 यहाँ पे है, यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों में 13 13 है। यही हमारा क्या है, कॉमन। जो संख्या दोनों में मैच करती है वही हमारा क्या होती है, कॉमन। तो यही तो कॉमन है। इस कॉमन में से 2 संख्या तो है इनके पास, यहाँ से एक ले लो, सिर्फ एक ही लेनी है, दोनों नहीं लेनी है। कॉमन में से सिर्फ एक ही लेनी है, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। दोबारा सुनो, ये 2 संख्या दी हुई हैं, ठीक है, इसके ये फैक्टर है, इसके ये फैक्टर है। ठीक भाई, 2 तो यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे देखो ये रहा, तो दोनों में कॉमन है ना। तो जो दोनों में कॉमन होता है उनमें से एक उतार लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। अब है एलसीएम। एलसीएम में ये होता है जो कॉमन होता है उसमें से एक तो उतारते हैं, और जो बचा हुआ कचरा होता है, कूड़ा कचरा, उसको भी लेते हैं। ऊपर से क्या बचा था, देखो 2 गुणा में 2 उतारो, नीचे क्या बचा 7 भी उतारो। दोबारा देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, मतलब यहाँ से एक संख्या ले लेंगे 13, और जो बचा हुआ कूड़ा कबाड़ा होता है उसको भी ले लेते हैं। ऊपर से क्या बचा था 2, ये ले लिया, नीचे से 7, ये ले लिया। अब गुणा कर दो इनके आपस में, करो गुणा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 91 दूनी, भाई 90 दूनी 180 होते हैं, एक एक 2 बार और जोड़ दो तो 100। दोबारा देखो, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182, 182, समझ गए ना। ठीक, एचसीएफ हमारा ये आ गया और एलसीएम ये आ गया, दोनों आ गए। अच्छा, हमें जांच करनी है,
हमें जांच करनी है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM यदि हम कर दें और बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि हमने HCF और LCM ठीक निकालने हैं। अगर नहीं आए बराबर, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो जांच करनी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास जो दो संख्या थी, एक तो ये थी और एक ये थी, तो यहाँ लिखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है HCF गुणा LCM। देखो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कहाँ है वो, एक ये रही एक ये रही, इनका गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, इन दोनों की गुणा बराबर है। अगर दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब हमने HCF और LCM ठीक निकाले हैं। अगर अनबैलेंस आ गए, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है। तो ये फ़ायदा है जांच का। पहली संख्या कहाँ है 26 गुणा दूसरी संख्या कहाँ है 91 बराबर HCF कितना है जो निकाला है हमने 13 गुणा LCM कितना है 182। इसकी गुणा इसमें करो, इसकी इसमें करो, तो इसकी पहले इसमें कर लो 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, 54 का 54 क्रॉस 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 6 8 5 13, 13 का 3 हासिल के 1, कितना आगे इधर 23 66 बराबर। अब इसकी करो, इसकी डायरेक्ट कर लो 13 दूनी 26, 26 को 6 हासिल के 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल के 10, 13 एकम 13 और 10 23, हमने डायरेक्ट गुणा कर दी 23 66, 23 66, मतलब ये बराबर आ गए। इसका मतलब हमारी जांच क्या है सही है, हमने LCM और HCF ठीक निकाले हैं। अगर ये अलग अलग हो जाते तो हमने कहीं ना कहीं HCF और LCM निकालने में गड़बड़ की है, इसीलिए जांच के लिए बोल रहा है। दोनों काम हो गए, HCF LCM भी निकाल दिया और जांच भी कर दी। यही क्या है हमारा आंसर। अब देखो ये वाला, इसको देखेंगे 510 और 92, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा, काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 बार गया 1 बचेगा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब लास्ट में आ गए 5, 5 से काटो इसको, 5 25, 5 एकम 5, किससे कटेगा 17 से काट दो, 17 से 51 या 3 से काट दो, 3 से काट दो, चलो 3 से एक बार 2 बचा 21, 7 दिया 21 और 17 एकम 17। इसके जो गुणनखंड आए 510 के, वो आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। इसके करो, 2 से काटो इसको 4 बार, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 इसको काटो 1 बार, ठीक है। इसके जो गुणनखंड आए हैं 92 के, वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक। अब हम निकालेंगे यहाँ से HCF और LCM। HCF निकालो, मैंने बताया था जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं हम। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये रहा 2, एक तो ये कॉमन आ गया, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन ही नहीं हो सकता। 3 यहाँ पे है, 3 देखो यहाँ नहीं है, नहीं हो सकता। 17 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, नहीं हो सकता। एक बार और देखो, 2 यहाँ कॉमन था, हमने देखो ये ले लिया। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि यही तो HCF जो मैच करता है। अब LCM देखो, LCM में क्या होता है,
जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और जो बचा हुआ कबाड़ा होता है उसको भी हम लेके साथ में चलते हैं कि भैया तुम भी चलो, तुम क्या करोगे यहाँ बैठे बैठे। तो ऊपर से क्या बचा 5 गुणा और 3 गुणा 17, नीचे देखो 2 और 23। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से एलसीएम निकालो मल्टीप्लाई करके, मतलब गुणा करके। इसको सरल बनाओ। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इन दोनों को हो गया 10। देखो 17 दूनी 34 और 34 तिया 102, तो गुणा 102, यहाँ से क्या बचा गुणा 23। ठीक। अब देखो इस 10 की गुणा इसमें करो, तो करो 10 की गुणा इसमें करो, तो यहाँ देखो ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जाएगा 1020 गुणा 23। ठीक। अब 23 की गुणा इसमें करो इधर कर दो, चलो गुणा 23। मैं इसको करूँगा डायरेक्ट। 23 के हम 0 में करेंगे तो 0, 23 के 2 में करेंगे 23 दूनी 46, 46 का 6 हासिल के 4, 23 की 0 में करेंगे 0 हासिल के 4 जुड़ जाएंगे 4, 23 की 23 में करेंगे 1 में करेंगे 23। ठीक। तो एलसीएम जो आया हमारा वो आया 23460। ठीक है, इसका जो एलसीएम आया 23460 आया। एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी ये है, तो पहली संख्या तो यहाँ रखो, पहली संख्या के नीचे। दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ कितना निकाला है अभी 2, ये लो। एलसीएम कितना निकाला है 23460, 23460। इस किस में गुणा, इस किस में गुणा, तो करो 510 में 92 की गुणा, 510 में 92 की गुणा। 2 की 0 में करो 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 की 0 में करो 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, जोड़ो 0, 2, 9, 6, 4, कितना आ गया 46, 9, 2, 0 बराबर इसकी इसमें कर दो। 2 की 0 में करोगे 0, 2 की 6 में करोगे 2 चिक्के 12 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो बराबर है, ये बराबर, ये बराबर। इसका मतलब हमारी जांच है वो ठीक है। यही क्या है आंसर। ठीक। अब वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 336 और 54। इसके गुणनखंड करो। लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में से 1 जाएगा, 13 हो गया। तो 2 का भाग 13 में 6 बार 1 बचेगा 16, 8 बार 2 से काटो उसको 8 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से काटो उसको 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से काटो उसको 2 बार, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 1 बार, सॉरी अब 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 21 है, 3 से कटेगा, और 7 एकम 7। ठीक। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं 336 के, वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 7 बार, 3 से कटेगा 9, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार। 54 के जो गुणनखंड आए हैं 54 के, वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक। अच्छा, अब देखो कॉमन।
HCF LCM HCF निकालो यहाँ से। मैंने बताया था जो कॉमन होता है उसको ले लो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, ये लो, एक कॉमन था ये हो गया। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पे है, नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, देखो ये भी कॉमन मिल गया एक। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसमें 2 आए कॉमन, एक ये और एक ये, दोनों में से एक एक संख्या निकाल लो। तो यहाँ से 2 आ गया गुणा, यहाँ से 3 आ गया, तो 2 3 6, HCF तो हमारा 6 आ गया। अब निकालो LCM। LCM मैंने कहा था जो कॉमन हो उसको भी लो, जो कॉमन हो उसको भी लो। 2 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से, और बचा हुआ कबाड़ भी ले लो। तो 2 यहाँ से बचा, 2 2 मतलब 3 बार 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। और क्या बचा गुणा 7 गुणा, नीचे क्या बचा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। एलसीएम में हम बचा हुआ कबाड़ भी ले लेते हैं। ये देखो हमारे कॉमन थे, दोनों ले लिए। बचा हुआ कबाड़ 1 2 3, 3 बार 2 2, 1 2 3, 7 ये ले लिया, 3 ये वाला ये ले लिया, ये वाला 3 ये ले लिया। अब इनकी गुणा कर दो आपस में, करो। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ तक आ गया 48, यहाँ तक आ गया 48। 48 गुणा 7, ऐसे मत करो। 7 दिया 21 और 21 दिया 63, और यहाँ से यहाँ तक आ गया 63। ये 48 गुणा 63, तो अब 48 की गुणा 63 में कर दो अधर। 48 गुणा 63, जो भी आएगा वही एलसीएम है। 8 से 24, 24 का 4 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14 गुणा 3 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल के 4, 6 चौक 24 और 4 28, जोड़ो 4 12 हासिल का 1, 10 हासिल का 1 3, 30 24। तो एलसीएम आ गया ये 30 24, कितना आ गया 30 24। एलसीएम आ गया 30 24, 30 24, ठीक है। एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। जांच कर दो सिर्फ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली ये है दूसरी ये है ना। तो पहली देखो रखो, पहली के नीचे पहली ये लो, गुणा दूसरी कहाँ है, ये रही, गुणा एचसीएफ कितना निकाला है अभी 6, गुणा एलसीएम कितना निकाला है, एलसीएम ये रहा 30 24। गुणा कर तो यदि समान आए तो ठीक, नहीं आएंगे तो गलती की कहीं ना कहीं। इसकी गुणा इसमें करो, तो हम करते हैं, देखो यही कर दो, चलो यहाँ कर दो। 336 गुणा 54, 4 6 24, 24 का 4 हासिल के 2, 4 3 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13 क्रॉस, 5 6 30, 30 की 0 हासिल के 3, 5 15 3 18, 18 का 8 हासिल का 1, 5 15 1 16, 4 4 11 हासिल का 1 8 और 1 18 144। इसका आ गया 18 144 बराबर, इसकी करो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल का 1, 6 की 0 में करेंगे 0 और 1 हासिल का 1 हो जाएगा, 6 3 18। देखो दोनों बराबर है, ये भी और ये भी। इसका मतलब क्या है हमारा सवाल, ठीक है। जांच हमारी क्या है, सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या जो होती है हमारी उनसे ही गुणनखंड निकालने हैं इन तीनों क्वेश्चनों के। तो पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर उसको देखेंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन लो, तो 12 15 और 21 इसके हम गुणनखंड करेंगे। पहले लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 से ये 1 बार। 12 के जो गुणनखंड आए वो आए हैं 2 गुणा
2 गुणा 3, ठीक है। अब 15 गुणनखंड करेंगे। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 आ रहा लास्ट में, 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 और 1 कितने होते हैं? 6, और 3 का भाग 6 में चला जाएगा 2 बार, इसलिए ये 3 से कटेगा 2 बार, सॉरी 3 से कटेगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और 5 से ये 1 बार, ठीक। 15 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 3 गुणा 5। अब करेंगे 21 का, तो 3 से कट जाएगा ये 7 बार, और 7 से ये 1 बार। तो 21 के जो गुणनखंड आएंगे कितने हैं? 3 गुणा 7, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF मैंने बताया था कैसे निकलता है। देखो ये तीनों संख्याओं के गुणनखंड है, यहाँ से हम देखेंगे सिर्फ कॉमन। HCF में सिर्फ हम कॉमन देखते हैं, सिर्फ कॉमन। तो देखो 2 यहाँ पे है, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो कॉमन हो नहीं सकता। 2 यहाँ पे है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी कॉमन नहीं हो सकता। 3 यहाँ पे है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब 3 जो तीनों में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कर लो। तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यही क्या है? हमारा HCF है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर निकालते हैं LCM। LCM ये कहता है जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। तो कॉमन देखो 3 तो था, ये भी ले लिया, और बचा हुआ कबाड़ा भी है, मतलब कचरा भी ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये कचरा ही तो है। ऊपर वाले में क्या कचरा बचा? 2 गुणा 2। नीचे वाले में क्या बचा? 5, ये लो, सॉरी, गुणा 5, ठीक है। यहाँ से क्या बचा? 7, ये लो। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही क्या है? LCM है। तो देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 60 सत्ते, 7 की 0 में करोगे 0, 7 6 42, तो कितना आ गया? 420। यही क्या है? आंसर। अब देखें, ये तो हो गया। अब देखेंगे दूसरा वाला, ये वाला। तो 17 लेंगे, यहाँ पे 23 लेंगे और 29 लेंगे। करो इनके गुणनखंड। भाई 17 तो 17 से ही कटता है एक बार। तो 17 के जो गुणनखंड आए वो आए 17, और इसको भी ले लो, एक को भी। 23 के देखो क्या आएंगे? 23 भी 23 से कटता है एक बार, ये लो। तो 23 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 23 बराबर 23, और गुणा में इसको भी ले लो 1। 29 के क्या आएंगे? 29 से 29 ही कटता है एक बार। तो 29 के गुणनखंड आएंगे 29 गुणा 1, इसको भी ले लो, ये लो। क्या निकालना है हमें? HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM। तो HCF का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होता है सिर्फ। 17 यहाँ पे है, लेकिन इसमें तो नहीं है, इस बात को ध्यान से सुन लो। यहाँ भी नहीं है 17, 23 यहाँ पे है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है, सीधा सा बात है। तो यहाँ देखो एक कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या है हमारा? HCF। अब निकालेंगे LCM। तो LCM का कहना ये होता है कि जो कॉमन होगा वो भी, ये लो, और जो बचा हुआ कबाड़ा होता है वो भी। तो यहाँ से क्या बचा? 17, और क्या बचा? 23, और क्या बचा? 29। इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। तो पहले 17 की 23 में कर लो, 17 की 23 में कर लो। 3 सत्ते 21, 21 को 1 हासिल कर दो, 3 एकम 3 और 2 5 क्रॉस 3, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3, कितना आ गया? 1 9 और 3, 391। तो ये आ गया इन दोनों को गुणा करके, ठीक। अब यही तो आया है, इसकी गुणा
इसमें करेंगे, मतलब इसकी गुणा इसमें कर दो या इसकी गुणा ऐसे कर दो, मतलब कैसे भी कर दो। पहले ये गुणा करी हमने, ये आ गया। अब इसमें इसकी कर देंगे, इसमें इसकी कर देंगे। तो करो 391 में 29 की गुणा करो। 9 एकम 9, 9 निम 81, 81 का 1 हासिल के 8, 9 ते 27 और 8 35। पहली संख्या के नीचे क्रॉस, 2 एकम 2 एकम 2, 2 निम 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ गया 9 3, 8 5 13, 13 का 3 हासिल का 1, 3 और 7 10 और 1 11, 11 33 9। तो ये आ गया, इन सब की गुणा करके क्या आ गया 11 33 9। यही क्या है आंसर। ठीक। अब देखेंगे इस वाले सवाल को। तो क्या संख्या है उसमें, 8 दे रखा है और 9 दे रखा है और 25 दे रखा है। इन सब के गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य संख्याओं से। मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 1 बार। अब काटो 9 को, 9 कटेगा 3 से और 3 कटेगा 1 से। 25 5 से कटेगा 5 बार और 5 से ये 1 बार। 8 के जो गुणनखंड आए क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या आए, 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा 5। अब देखो क्या निकालना है हमें, HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM। तो देखो HCF का मतलब होता है जो सिर्फ कॉमन होता है उसी को लेते हैं, बाकी कवाले को हम नहीं लेते हैं। 2 यहाँ पे है, यहाँ तो है नहीं 2, देखो इसमें भी नहीं है, इसके मतलब 2 कॉमन है नहीं है। 2 यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पे है, नहीं है। तो जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना तो हम 1 मान लेते हैं। ये 1 कहाँ से आता है, वो ये वाला आता है। देखो सब में ये 1 है ना, देखो ये रहा। इसको बेशक तुम यहाँ लिख सकते हो ऐसे करके, ये लो, ठीक है। लास्ट में इसको तुम लिख सकते हो, यहाँ भी लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। अब देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब तीनों में ही कॉमन है, तीनों में ही कॉमन है। तो मैंने बताया है जो कॉमन होता है तीनों में वो सिर्फ HCF होता है। और LCM में जो कॉमन होता है, तो कॉमन देखो यहाँ पे सब में 1 1 है, ये लो मल्टीप्लाई। और जब बचा हुआ कवाड़ा होता है उसको भी ले लेते हैं हम, कि भैया तू भी चल साथ में। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर से कितनी बार बचा, 2 2 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से क्या बचा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। यहाँ से क्या बचा, 5 गुणा 5। इन सब की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो इनकी गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, 72 मिला। फिर क्या है गुणा, 5 25, 5 25। अब सॉरी 72 की गुणा 25 में कर लो। तो करो 72 की गुणा 25 में, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल का 5। 25 सत्ते होते हैं 175, 175 और हासिल के 5, तो 180। मैंने ये गुणा जो डायरेक्ट कर दी है, 25 की डायरेक्ट लगा दी 2 में, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल का 5। 25 सत्ते 175, 175 हासिल के 5, 180, 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800। यही क्या है आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर दिया है 9। तो HCF दिया हुआ है 9, पहले से ही ऑलरेडी इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है पहले से ही। LCM इन दोनों संख्याओं का वो ज्ञात करना है हमें। तो HCF दिया है कितना 9, तो यहाँ लिखो HCF बराबर के 9। ठीक है, ये संख्या पहली होती है, ये दूसरी होती है, ऐसे यहाँ पे ये पहली होती है, ये दूसरी होती है। तो यहाँ लिखो फर्स्ट संख्या बराबर कितनी है 306, सेकंड संख्या बराबर कितनी है 657। पहली वैल्यू 2 3 वैल्यू दी होती हैं, चौथी निकलवाता है इसमें। तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का, ये होता है LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है इस वाले सवाल में 3 वैल्यू दी होती हैं, 3 में से 3 दी होती हैं और चौथी निकालनी होती है। तो एलसीएम हमको चाहिए, तो गुणा में HCF है। अब पक्षांतर करेंगे। जब गुणा में कोई चीज़ होती है पक्षांतर करने पर वो नीचे पहुंच जाती है, ये मैथ के रूल हैं। जब गुणा में कोई चीज़ होती है पक्षांतर करने में वो नीचे पहुंच जाती है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमें वो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से एलसीएम निकलेगा, बराबर लगाएंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। एलसीएम भी तो निकालना है। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो बस। तो LCM बराबर फर्स्ट संख्या मतलब पहली संख्या देखो कितनी है, ये रही 306 मल्टीप्लाई, फिर है दूसरी संख्या 657 बटे HCF कितना है 9। ठीक है, हमें निकालना है LCM। इस 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 34 गुणा है, लिखो 34 गुणा 657 बटे कुछ भी नहीं है, वो तो काट दिया हमने, इसको काट दिया। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो LCM बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो उधर ले जाके, 657 में 34 की मल्टीप्लाई मतलब गुणा, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल के 2, 4 छिंग 24 और 2 26 क्रॉस, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 19, इनको जोड़ दो, 8 3 6 7 13 हासिल का 1, 2 और 9 11 और 1 12 और हासिल का 1 2। कितना आ गया एलसीएम 22 338। यही तो निकलवाना था इसमें। HCF दिया हुआ है दोनों संख्याओं का और दो संख्या हमारी यहाँ से निकल ही गई। तो HCF ये रहा, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। एलसीएम निकलवाना था, निकाल दिया एलसीएम। यही क्या हमारा आंसर, ये लो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जो संख्या है 6 की पावर n, ये देखना है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये है क्या इसको यदि हम हल करें इस n को कुछ मान के, क्या संख्या के अंत में 0 आएगा, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम इसके वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो जैसे मान लो मैं इसकी गुणनखंड करूँ 6 की गुणनखंड करता हूँ, 2 का इसमें भाग लगाऊंगा 3 बार जाएगा और 3 का से भाग लगाऊंगा 1 बार जाएगा।
इस 6 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 और 3 आए हैं, ठीक है। जबकि जबकि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड एक बार तो 2 आए और एक बार 5 आए, तभी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। मैं तुम्हें रटवाऊंगा कुछ नहीं, अगर तुमने ये सवाल देख लिया ना, ये सवाल देख लिया, तो वो कुछ भी कर दे यहाँ पे, कुछ भी, या 6 रख दे, 7 8 10 कुछ भी रख दे, XYZ, तुम कुछ भी कर आओगे, सब कर आओगे कबाड़े को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, इस यहाँ पे कोई भी संख्या हो, मान लो यहाँ 12 होता, ठीक। हमारा जो टारगेट है ना 0 पर समाप्त करने का, वो ये टारगेट है कि जब हम इसको गुणनखंड करेंगे ना, तो एक बार तो 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए, तभी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मान लो 2 का भाग लगाया इसमें 6 बार गया, 2 का भाग इसमें लगाया 3 बार, 3 का भाग इसमें लगाया 1 बार। अब देखो भाई 2 तो आ रहा है एक बार, ठीक है, लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। फिर समझो एक और देखो, 14 है मानो, अगर मैं 14 में 2 का भाग लगाता हूं, 7 बार गया और 7 से भाग ये 1 बार गया, ठीक। अब ये देखो कि इसके जो गुणनखंड है 2 और 7 आए, जबकि 0 पर समाप्त करने के लिए हमें जो गुणनखंड चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, एक बार तो 2 हो कम से कम और एक बार 5 हो, यही तो चाहिए, तभी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, वरना नहीं होगी। और देखो पोस्टमार्टम करो बुरी तरीके से, 18 है, ये संख्या में 0 पर समाप्त करनी है। शर्त क्या है कि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे ना, तो एक बार तो 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए। देखो करो, 2 से भाग लगाओ उसमें 9 बार, 3 से भाग लगाओ उसमें 3 बार, 3 से इसमें 1 बार। इस संख्या के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 3 3। शर्त क्या है, किसी संख्या को 0 पर समाप्त करने की जो शर्त है वो ये है कि एक बार तो 2 आना चाहिए, चलो 2 तो आ गया, और एक बार 5 आना चाहिए, लेकिन 5 तो आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये 18 जो संख्या है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और देखो पोस्टमार्टम कर लो, मान लो 36 है, ठीक है, इस संख्या को हमें 0 पर समाप्त करना है। चेक करो हमारा क्या हमारा जो रूल है वो ये है, अगर इसके गुणनखंड करने पर एक बार 2 मिल जाए ना और एक बार 5 मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके गुणनखंड करो, 2 से भाग लगाया इसमें 18 बार जाएगा, 2 से भाग लगाया 9 बार जाएगा, 3 से भाग लगाया 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब देखो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए 2 2 3 3। शर्त क्या है, किसी संख्या को 0 पर समाप्त करने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि अगर एक बार 2 मिल जाए और एक बार 5 मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, इसका मतलब ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, अब यही बात बस तुम्हें लिखनी है, और क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अब वो कुछ भी करे, संख्या चेंज कर देगा तब भी तुम कर दोगे, ठीक है। सवाल को रटा मत करो, समझा करो, सिर्फ समझ गए ना एक बार तो कुछ भी नहीं है सवाल में। अब देखो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड एक बार 2 गुणा 5 के रूप
का होगा। ये बात सिर्फ यहां लिखनी है। किसी भी प्राकृत, लिख लो हल, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या हो, कुछ भी मान लो, 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड एक बार 2 और एक बार 5 के रूप का हो या होगा, तभी समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। अब ये था क्वेश्चन, ये था 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब तुम खुद देख लो, मैंने पहले बता चुका हूं 6 के जो गुणनखंड हम करते हैं, यदि हम 6 के गुणनखंड करें तो 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं, 2 आया है और 3 आया है। शर्त क्या होती है 0 पर समाप्त करने की, एक बार क्या चाहिए 2 और एक बार 5, तभी तो 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है ये हमारी, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये लिख दो 6 की पावर n के, या खाली 6 रहने दो, चलो ठीक है 6 रहने दो, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, इसलिए यह 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। हो गया ना पोस्टमार्टम? ठीक है। ठीक, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों हैं। ये दोनों संख्या भाज्य हैं लेकिन क्यों हैं, ये रीज़न बताना है, ये रीज़न बताना है। तो इसमें 2 पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक एक करके दोनों की बात करेंगे। तो पहले इसको लो, ये है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक, देखो ये तीनों संख्या गुणा में है, प्लस 13 है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 13 है। जब हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 क्यों बचा यहाँ पे, क्योंकि 13 का भाग 13 में लगाएंगे 1 टाइम जाएगा, प्लस का प्लस, ऐसे ही 13 का भाग 13 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, ब्रैकेट बंद, 13। ठीक है। अब 7 की गुणा 11 में करेंगे, 7 यानी 11 सत्ते 77, और 77 गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 77 प्लस 1, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। और ब्रैकेट को अगर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो क्या आता है मल्टीप्लाई, और 77 और 1 78। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर मैं 3 में 1 की गुणा कर दूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या को अगर यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है।
अब ये देखो यहाँ पे कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3, इसमें 3 गुणनखंड हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणनखंड होने के कारण, 3 गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। आंसर, अगर हमारे गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो तो वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। अगर गुणनखंड 3 हो, जैसे कि 1 2 3, तो हमारी वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। या तो गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो तो क्या होगा, वो संख्या भाज्य होती है। वही हमने लिखा है, 3 गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। वो रीजन यही है कि भाज्य संख्या वही होती है जिनके गुणनखंड या तो 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे। यदि 2 होंगे ना तो अभाज्य होगी। ठीक है, तो इसलिए 3 गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ये वाला। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से भाई, ये सारे जो पद हैं ये सब किस में है, मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा में, प्लस 5। तो देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ये लो, बचेगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो जब एक ये 5 तुमने कॉमन ले लिया, हमने कॉमन ले लिया, तो 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, गुणा, बचा 4 और 3 और 2 गुणा 1 प्लस 5 का भाग 5 में लगाएंगे 1 बढ़ जाएगा। ये लो, इस पूरे को सरल करो, 5, तो इसको सरल करेंगे हम, 7 छिंग 42, 42 एकम 42, तो इतने का क्या आया 42, फिर क्या है गुणा, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, प्लस क्या है 1। फिर से देखो 5, इन दोनों की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1 बराबर 5। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। लेकिन जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लग गया। जब हमने इसको हटाया चिन्ह लग गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 1009। और फिर से क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारा नियम ये कहता है यदि किसी संख्या में 3 गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य होती है। तो देखो इसमें 3 गुणनखंड है, 1 2 और 3, तो लिख दो 3 गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। आंसर एक बार और सुन लो, यदि गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो तो वो संख्या हमारी भाज्य होगी। तो देखो 3 ही तो है, 1 2 3, 3 तो हो ही, 3 से अधिक कितने भी हो तो वो सभी संख्याएं हमारी भाज्य होती हैं। तो 3 गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं इसको। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ मतलब शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कोई एक वृत्ताकार वृत्त है, ठीक है, उस पर ये एक ही समय पर और एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका मतलब 18 का और 12 का सिर्फ एलसीएम निकालना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालना। तो पहले यहाँ से 18 को उठाओ, तो 18 के गुणनखंड कर दो, 8 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से ये 9 बार जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। 18 के जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 12 को लेंगे, 2 से काटो उसको 6 बार, 2 से काटा 3 बार और 3 से ये 1 बार। 12 के जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के बारे में मैंने बताया था, जो कॉमन होता है उसको लेंगे। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, ये लो। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, इसको लो। 3 यहाँ है लेकिन अब यहाँ है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो जो कॉमन होता है, देखो 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 3 यहाँ है लेकिन अब यहाँ है ही नहीं। जो कॉमन होगा उसमें से सिर्फ एक लेंगे। तो देखो यहाँ ये 2 कॉमन है तो सिर्फ एक ही 2 लेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ 3 कॉमन है, एक ही 3 लेंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब देखो जो कचरा बचता है, कूड़ा कबाड़ा, उसको भी लेते हैं। तो ऊपर से क्या बचा था 3, ये लो, ये भी ले लिया। नीचे से क्या बचा 2, सिर्फ ये भी ले लिया। करो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। तो 36 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आंसर। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना।